हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कॉमन इंटेंशन का पूरा टॉपिक। कॉमन इंटेंशन क्या होता है, कैसे यूज आता है, बेयरक लैंग्वेज क्या है, बेयरक लैंग्वेज के जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो, और जो क्वेश्चन कैसे फ्रेम। एक बार आपकी बेसिक अच्छी हो गई तो जो भी क्वेश्चन जैसे भी आए आप आराम से कर सकते हैं। तो ये एक फाउंडेशन है उस बेसिक को, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। देखिए, सबसे पहले बात ये कि कॉमन इंटेंशन है वो हमारा आईपीसी के अंदर 34 सेक्शन से दिया गया था। ठीक है, पर बीएनएस के अंदर ये जो है सेक्शन 3 के क्लोज 5 से स्टार्ट है। देखिए, जो 34 और 3 का क्लोज 5 है और उसके बाद के जितने भी सेक्शन है, कोई भी चेंज नहीं हुआ। जैसा आईपीसी है सेम टू सेम इज इक्वल टू बीएनएस है, बिल्कुल सेम है, कोई भी पैटर्न कैसा भी चेंज नहीं हुआ है। तो आज की वीडियो में हम बीएनएस वाला जो बेरक लैंग्वेज है वो लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल सेम है, आईपीसी का और बीएनएस का कोई भी चेंजेस है वो नहीं हुए। अब देखिए, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में ये समझिए कि कॉमन इंटेंशन होता क्या है। देखिए, जब दो लोग होते हैं, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर पहले से एक सोच मतलब एक प्लान के साथ में कोई क्राइम करते हैं, तभी सभी लोग उस क्राइम के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, चाहे एक्चुअल में किसी एक ने किया हो या फिर दो ने किया हो। देखिए, इसको ऐसे समझिए। सबसे पहले देखो, कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये करता है कि जब एक पर्सन, मान लीजिए पर्सन एक है, वो पर्सन दो की डेथ करता है, तो इस दो नंबर वाले पर्सन की डेथ के लिए ये लाइबल है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है जॉइंट लाइबिलिटी। जॉइंट लाइबिलिटी का मतलब ये कि दो पर्सन है, पर्सन ए और पर्सन बी, ये दोनों मिलकर जो पर्सन सी है उसकी डेथ करते हैं। तो यहाँ की सी की डेथ के लिए पर्सन ए और बी दोनों लाइबल है। तो ये हुई जॉइंट लाइबिलिटी। कॉमन इंटेंशन के अंदर देखिए, दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं। वो दो से दो ज्यादा लोग क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं, और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, क्राइम कमिट करते हैं। वो कोई भी क्राइम हो सकता है, तो क्राइम कमिट करते हैं। तो इस क्राइम को कमिट करने के लिए जब दो लोगों का दिमाग मिलता है, उसी को हम कॉमन इंटेंशन कहते हैं। कॉमन इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब आपको पता ही है, कॉमन होना मतलब जो ए पर्सन की इंटेंशन है वही बी पर्सन की इंटेंशन है, वही सी पर्सन की इंटेंशन है, और वो इंटेंशन क्या है, इस पर्टिकुलर क्राइम को कमिट करना। तो सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है मीटिंग ऑफ माइंड। जो लोग मतलब जो भी पर्सन है, ए बी सी, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, क्राइम कमिट कर रहे हैं, तो मीटिंग ऑफ माइंड। मीटिंग ऑफ माइंड का मतलब इन सबका दिमाग एक ही होना चाहिए। वो दिमाग क्या है कि ये पर्टिकुलर क्राइम हमको कमिट करना है। उसके बाद में प्लानिंग। प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग करेंगे, उसके बाद में ही वो उसको कमिट करेंगे। एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग। जो प्लानिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग उनको एक्ट करना है। तो ये कुछ बेसिक जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस सेक्शन के, कॉमन इंटेंशन के, वो है। अब देखिए, सबसे पहले इसको समझिए बहुत ही रियल एग्जांपल के साथ। सबसे पहला एग्जांपल है, मान लीजिए पर्सन ए है और पर्सन बी है और पर्सन सी है। ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम डी पर्सन को सबक सिखाना है, और हम क्या करेंगे, उसको बुरी तरह पीटेंगे। अब ए और बी तो क्या करता है, उसको डी पर्सन को पकड़ लेता है। ठीक है, उसके हाथ पैर पकड़ लेता है ताकि वो हिल ना सके। और जो डी और जो पर्सन सी है जो बचा हुआ है, वो क्या करता है, उसको जोर जोर से मारने लगता है। अब जोर जोर से मारने लगता है। अब मुझे ये बताइए, मारा तो सिर्फ सी पर्सन है, ए और बी पर्सन ने तो सिर्फ डी को पकड़ा था, उसको मारा नहीं था। तो क्या लाइबल होंगे? तो यहाँ पर आंसर होगा यस, वो सारे ही लाइबल होंगे। सारे क्यों लाइबल होंगे? क्योंकि उनका कॉमन इंटेंशन कॉमन था। उनका कॉमन इंटेंशन था कि हम सब मिलकर डी को मारेंगे। तो यहाँ पर कॉमन इंटेंशन जैसे ही कॉमन हुआ, तीनों ने मिलकर डिसाइड करा डी को मारेंगे, तो तीनों ही लाइबल होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ सी लाइबल होगा। भैया, ऐसा कि सी को तो आप मारने की पनिशमेंट दे दो और ए और बी को क्या आप पकड़ने की पनिशमेंट दे दो, ऐसा नहीं है। कॉमन इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं डिवाइड कर सकता कि किसका ज्यादा इंटेंशन था, किसका कम था, किसने ज्यादा मारी, किसने कम मारी और किसने नहीं मारी। वो सबको इक्वली लाइबल मानता है। तो ये जो सेक्शन है वो यही बोलता है, चाहे पर्सन ए ने कुछ किया हो, बी ने कुछ किया हो, सी ने किया हो, कितना किया है, क्या नहीं किया, नहीं कुछ भी फर्क पड़ता। इन सबका कॉमन इंटेंशन था कि डी को मारना है। तो तीनों के तीनों इक्वली लायबल होंगे इस एक्ट के लिए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए चोरी का एग्जाम्पल लेते हैं। एक पर्सन है ए बी और सी, नहीं, मान लीजिए एक्स और वाई लेते हैं। इसमें एक्स और वाई दो पर्सन है, वो डिसाइड करते हैं कि हम एक मोबाइल शॉप में जाएंगे और हम मोबाइल चोरी करेंगे। तो तुम क्या करना, वाई पर्सन, तुम उसको बातों में लगा लेना शॉपकीपर को, और मैं मोबाइल चोरी कर लूंगा। अब वाई जाता है, ये इस दुकानदार को बातों में लगाता है, और एक्स पीछे से दो तीन मोबाइल चोरी करके ले आता है।
तो क्या सिर्फ एक्स लायबल होगा क्योंकि चोरी तो एक्स ने करी है? यहाँ पर दोनों लायबल होंगे क्योंकि दोनों ने क्या करा था, मिली भगत करी थी, अपना दिमाग बनाया था चोरी करनी है, तो दोनों इक्वली ही लायबल होंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कॉमन इंटेंशन में सबसे पहले उनकी मीटिंग ऑफ माइंड होनी चाहिए, मतलब उनका दिमाग होना चाहिए कोई पर्टिकुलर क्राइम करने के लिए, फिर उन्होंने वो प्लानिंग की होनी चाहिए और वो उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हैं। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट केस लो इसके अंदर देखते हैं। सबसे पहले इसकी बैरक लैंग्वेज देखते हैं। देखिए, ये आता है क्लोज 5 जो बात करता है, ये है क्लोज 5 जो बात करता है हमारा कॉमन इंटेंशन के बारे में। व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन, ये पूरी बैरक लैंग्वेज है, आप बैरक लेकर बैठेंगे तो आपको ये और इजीली समझ में आएगा। देखिए, क्रिमिनल एक्ट, ये क्रिमिनल एक्ट है, ठीक है। व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन, तो सबसे पहली बात है एक से ज्यादा जने होने चाहिए, दो तीन चार कितने भी हो सकते हैं, तो सेवरल पर्सन होने चाहिए। फिर देखिए, ये जो वर्ड है इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, ये जो इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन था, ये हमारे ओरिजिनल बैरक में नहीं था। ये जो वर्ड है ये हमारा 1870 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, ठीक है, ऑफ ऑल ऑफ ईच सच पर्सन बी लायबल, तो हर एक पर्सन लायबल होगा उसी तरीके से जैसे कि एक अकेले ने वो काम किया हो, इन द सेम मैनर एज इफ डन बाय हिम अलोन, जैसे कि उस एक ने ये काम किया हो वैसे ही वो लायबल होगा। समझ आया? देखिए, अब ये केस लो, देखिए दो केस लो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस सबसे पहले, उसके बाद में आता है बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर। आपको पूछा गया हो कॉमन इंटेंशन का केस लो बताइए, आपको बरेंद्र कुमार घोष का केस पता होना चाहिए मुंह जुबानी। सबसे कॉमन इंटेंशन बोलते ही बरेंद्र कुमार घोष सबसे इंपॉर्टेंट केस है, इसको पोस्ट मास्टर केस भी बोला जाता है। देखिए, इस केस में हुआ क्या था, तीन चार लोग थे जिन्होंने मिलकर बोला कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो कि वहां पे पोस्ट ऑफिस में है, उसकी अपन जान लेंगे, उसको मारपीटी करेंगे, डराएंगे धमकाएंगे। अब जो बरिंदर जी थे उन्होंने क्या किया, बाहर पहरा दिया। उन्होंने बोला मैं बाहर गार्ड के लिए, कि मतलब गार्ड के रूप में खड़ा हूँ, आप लोग जाइए और अपना काम खत्म करिए। अब जब ये दोनों पे, ये सारे जब सामने आए कोर्ट के, तो ये बरिंदर कुमार जी बोलते हैं कि मेरी तो कोई गलती नहीं, मैं तो बाहर से पहरा दे रहा था, मेरी क्या गलती है इस क्राइम के अंदर। तो कोर्ट ने ये बोला आपकी गलती हो ना हो, आप इस कॉमन इंटेंशन में शामिल थे, इस ग्रुप में शामिल थे, तो आप लायबल होंगे। क्यों लायबल होंगे? क्योंकि इन सब जो पर्सन थे, पर्सन ए बी सी और ये बरिंदर कुमार जी, ये सारे मिलकर इन्होंने प्लान किया था कि जो पोस्ट ऑफिस है उस पर्सन को आप जाके पीटेंगे तो आप लायबल होंगे। फिर नहीं फ़र्क पड़ता कि आपका काम क्या था, काम नहीं था, कौन कितना करता है, कौन कितना। देखो, पर्सन ए और बी है, मान लीजिए कहीं भी मारने आ रहे हैं, अब वो कितना मारते हैं, क्या मारते हैं और किसके मारने से वो मरा है और किसके मारने से ग्रीवियस हर्ट हुआ है और किसके मारने से सिर्फ हर्ट हुआ है, ये डिफरेंशिएट नहीं हो सकता ना। इसलिए हर एक पर्सन है वो इक्वली लायबल होगा जितना भी वो हो सकता है। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक होता है कॉमन इंटेंशन और उसी के सिमिलर एक टर्म आती है हमारे पास जिसको हम कहते हैं सिमिलर इंटेंशन। अब देखिए, इन दोनों जो टर्म्स है इनमें क्या जो है डिफरेंशिएशन है। सबसे पहली बात, ये दोनों इक्वल नहीं है, याद रखना है, सेम नहीं है। सिमिलर इंटेंशन का मतलब क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ पर्सन है जिनका एक ही इंटेंशन है। मान लीजिए इस क्लास में 10 बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं, ये 10 आरजेएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो इन सबका सिमिलर इंटेंशन है कि ये सारे आरजेएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। पर इन लोगों की कोई मिली भगत आपस में इनके दिमाग का नहीं मिले हुए। कॉमन इंटेंशन में दिमाग मिले हुए होते हैं। जैसे कि ए पर्सन है और बी पर्सन है, ये दोनों आपस में प्लानिंग करते हैं और सी पर्सन की मर्डर करते हैं, ये हो गया कॉमन इंटेंशन। अब सिमिलर इंटेंशन में देखिए, पर्सन ए है वो भी सी पर्सन को मारना चाहता है और पर्सन बी है वो भी सी पर्सन को मारना चाहता है, पर ना तो ए को पता है कि वो सी को मार, ना तो ए को पता है कि बी सी को मारना चाहता है, ना बी को पता है कि ए सी को मारना चाहता है। मतलब ये दोनों आपस में मिले हुए नहीं है, पर इनका जो इंटेंशन है वो सिमिलर है। इसको कहते हैं हम सिमिलर इंटेंशन। मतलब यहाँ पर दोनों जो पार्टी है वो आपस में क्या कर सकती है, कॉमन है, मतलब कॉमन है, उनका माइंड जो है कॉमन है। और यहाँ पे माइंड सिमिलर है पर कॉमन नहीं है उनका माइंड, मतलब इनको आपस में नहीं पता है कि उनका गोल एक ही है। अब देखिए, ये जो पूरा पार्ट है ये खत्म होता है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है इसके बारे में पूछा जाता है कि कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन ये दोनों कहाँ दिया गया है। ठीक है, तो इसका केस लो क्या है, बहुत ही बार पूछा जाता है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट केस लो है जो आपको याद रखना है। उसका नाम है महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर। महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर का ये केस है। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको
पूछा जाए कि कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में डिफरेंशिएशन कौन से केस लॉ में किया गया था, तो महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर के केस में ये जो डिफरेंशिएशन है वो किया गया था। ये ध्यान रखना है, एमसीक्यू में बहुत ही बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एक चीज जो एक केस लॉ जो और भी बहुत पूछा जाता है उसका नाम है क्या, मतलब वो केस लॉ बताता है कि क्या जो कॉमन इंटेंशन है वो एट द स्पॉट, ऑन द स्पॉट है, वो भी ऑन द स्पॉट है, वो भी मिल सकती है। मतलब आप मान लीजिए किसी पर्सन को पीटने जा रहे हैं, मान ली डी पर्सन को पीटने जा रहे हैं, तो डी पर्सन को जब पीट रहे हो तब दो तीन लोग और आ गए और उनकी भी कॉमन इंटेंशन हुई या नहीं हुई, तो ये जो केस है, ये जो इस केस का नाम है ऋषिदेव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है। ये हमारे पास 1955 के अंदर आया था, जिस केस में ये बताया गया था कि कॉमन इंटेंशन ऑन द स्पॉट भी डेवलप हो सकती है। तो इस केस से ऑन द स्पॉट भी डेवलप होगी, इस केस से आया था ये ऋषिदेव। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो स्टार्टिंग में मैं बताना भूल गई थी, जो कॉमन इंटेंशन है वो हमारा रैग वर्सेस क्रूज के केस से ओरिजिनेट हुआ था। तो ये भी पूछ लेते हैं बहुत बार कि कौन से जो केस लो है इससे ओरिजिनेट हुआ था, तो रैग वर्सेस क्रूज के केस से यहाँ पर जो जॉइंट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल है वो इसी केस से जो है ओरिजिनेट हुआ था। तो ये हमारा पूरा कॉमन इंटेंशन जो आईपीसी का 34 है और यहाँ पर हमारा सेक्शन 3 का क्लोज 5 है, पूरा विथ केस लॉ अच्छे से बता दिया है। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि प्री मीटिंग ऑफ माइंड्स होता है, सबसे पहली बात देख ले, सबसे पहली बात प्री मीटिंग ऑफ माइंड्स होता है, ध्यान रखना है, पहला पॉइंट। दूसरा, कॉमन इंटेंशन है वो डेवलप हो सकता है किसी भी मूवमेंट पे, पर वो शेयर्ड होना चाहिए। ऐसा कि नहीं कि डेवलप तो हो गया और आपस में आप शेयर नहीं कर रहे, मतलब अगर दो पर्सन कोई काम कर रहे हैं तो उनके माइंड एक होने चाहिए, वो शेयर होना चाहिए कि हमारा यही इंटेंशन है कि ये क्राइम हमको करना है। फिर तीसरी चीज हमको ये ध्यान रखना है कि कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन आपस में एक जैसे नहीं होते, और कॉमन इंटेंशन है वो प्रूव नहीं किया गया तो वो कौन से एक्ट में जाएगा, वो लास्ट में एक सेक्शन है जो ये 9 क्लोजेस में दिया गया है, वो उसके अंदर चला जाएगा, जहाँ पे जो एक्ट्स है वो अलग है, तो दोनों अलग अलग एक्ट्स के लिए लायबल हो जाएंगे। तो ये जो बेसिक सी चीजें हैं जो हमने इस पूरे कॉन्सेप्ट में पढ़ी है, जो आपको ध्यान रखनी है। अब उसके बाद में देखिए क्लोज 6 से वो बात करता है कि जब भी कोई एक्ट हमारे पास हम कर रहे हैं वो क्रिमिनल ओनली बाय द रीजन ऑफ इट डन विद द क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन, वो उसी क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन के साथ किया जा रहा है, और किया कौन जा रहा है, विद द सेवरल पर्सन। तो ईच ऑफ सच पर्सन जो ज्वाइन करता है उस एक्ट को विद द सच नॉलेज और इंटेंशन, वो लाइबल होगा इन द सेम मैनर एज इफ डन बाय हिम अलोन, जैसे कि उसको वो नॉलेज और इंटेंशन थी। तो जो देखिए जो क्लोज 6 है वो बात करता है नॉलेज प्लस इंटेंशन। अगर आपका नॉलेज और इंटेंशन है उस पर्टिकुलर एक्ट को करने का, तो आप उसी तरीके से लायबल होंगे जैसे कि आपने अकेले ने वो काम किया है। ठीक है। अब क्लोज 7 देखिए, देखिए जब भी कोई certain effect or attempt to cause that effect the act by omission and office। अब इस जो क्लोज 7 है उसमें आप क्या कर रहे हैं, कुछ तो एक एक्ट ऐसा कर रहे हैं जो कि एक्ट नहीं कर रहे और कुछ एक्ट कर रहे वो कर रहे, मतलब पार्टली तो आप ओमिशन कर रहे, पार्टली आप एक्ट कर रहे, तो भी आप क्या होंगे, लायबल होंगे। इसमें देखिए इलिस्ट्रेशन, इलिस्ट्रेशन आपको पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो कॉमन इंटेंशन वाला टॉपिक है उसके अंदर एक क्लोज तो आपका इसके अंदर दिया गया है, एक इलिस्ट्रेशन तो इसके अंदर दिया गया है, और 3 इलिस्ट्रेशन अगले वाले में और एक 9 वाले में एक इलिस्ट्रेशन। ये कितने हो गए, ये 4 ही हो गए, 5 इलिस्ट्रेशन है, ये आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। इलिस्ट्रेशन ऐसे की ऐसे पूछ लिए जाते हैं एमसीक्यू में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, पढ़ के जाना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 7 को, ये जो 7 क्लोज है इसको ऐसे समझिए इलिस्ट्रेशन से, ए जो है वो क्या करता है, पर्सन ए इंटेंशनली causes जेड डेथ, पार्टली बाय इलीगली omitting जेड और पार्टली बाय बीटिंग हिम। यहाँ पर क्या कर रहा है, ए बी, ए जो है वो डेथ कर रहा है जेड की, ठीक है। अब जेड की डेथ वो कैसे कर रहा है, पार्टली, मतलब आधा तो उसको क्या कर रहा है, पीट रहा है वो, है ना, और आधा क्या कर रहा है, उसको खाना नहीं दे रहा है, फूड नहीं दे रहा है, तो उससे क्या हो गई उसकी डेथ, मतलब उसका मर्डर हो गया, तो उसको मर्डर के ही चार्जेस लगेंगे। ऐसा नहीं कि भाई आधा आपने खाना दिया और आधा आपने पीटा उसको, उसकी वजह से अलग अलग आप पे लग जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। वो दोनों आधा आधा चीजें करके आपने अल्टीमेट गोल तो अपना अचीव कर लिया ना, आपका अल्टीमेट गोल था कि उसकी मर्डर होना चाहिए, तो आपने आधे उसको खाना नहीं दिया और आधा आपने उसको पिटाई करी, तो उस वजह से वो मरा, तो आप पे जो क्लोज ये 7 है वो लगेगा। अब देखिए क्लोज 8 क्या कहता है, जब भी कोई ऑफेंस कमिट किया जाता है सेवरल एक्ट से, तो इंटेंशनली कॉर्पोरेट कर रहा है,
ठीक है, कोऑपरेट कर रहा है वो दूसरे से, तो फिर उस ऑफेंस के लिए वो वैसे ही लायबल होगा सिंगली और जॉइंटली विद द अदर पर्सन कमिट दैट ऑफेंस। देखिए इलिस्ट्रेशन से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए ए और बी है, वो मर्डर कर रहे हैं जेड का। यहाँ पर डिफरेंट टाइम में वो क्या करते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं, ए और बी दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो स्मॉल डोजेज ऑफ पॉइजन देंगे ए को बी को। ए और बी एडमिनिस्टर करते हैं उस पॉइजन का जेड को, और सेवरल डिजीज देते हैं ए और बी को इंटेंशनली विथ ईच पर्सन, तो यहाँ पर दोनों लायबल होंगे। देखिए इसको ये समझिए, ये हमारे इलिस्ट्रेशन 3 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इलिस्ट्रेशन है ये, तीनों के तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए यहाँ पर ये पर्सन ए है और ये बी है, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, मिली भगत करते हैं कि हम क्या करेंगे, आधा टाइम तो मैं रहूंगा तो मैं इसको पॉइजन देता रहूंगा, आधा टाइम मैं रहूंगा तो मैं इसको पॉइजन देता रहूंगा। और ये दोनों आपस में ऐसा प्लानिंग बनाते हैं और आधा आधा दोनों को पॉइजन देते रहते हैं, और इस पॉइजन देने से ये क्या हो जाता है, आदमी की डेथ हो जाती है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वली लायबल हो जाएंगे। इलिस्ट्रेशन 1 इतना ही कहता है। ठीक है। अब दूसरा इलिस्ट्रेशन देखिए, इलिस्ट्रेशन बी जो है वो क्या बात करता है, ये रजिस्ट्रेशन भी कहता है ए और बी जॉइंट जेलर होते हैं। ये क्या करता है, चार्जेस होता है जेड का जो प्रिजनर है। अब यहाँ पे 6 आवर का टाइम रहता है और ए और बी का, और आधा टाइम दूसरे जो पर्सन है उसका रहता है। अब यहाँ पर आधा तो क्या कर रहा है, वो फूड नहीं दे रहा उसका, और वो अ, हंग हैंग वो भूख से, हंगर से मर जाता है, और दोनों ही यहाँ पर क्या होंगे, लायबल होंगे। देखिए इसको ऐसे समझिए, ये जो पर्सन ए है, हम सेकंड जो इलिस्ट्रेशन है उसकी बात करें, ये जेलर एक ए होता है, ये जेलर बी होता है। ये क्या करता है, बोलता है आधा टाइम मैं रहूंगा तो मैं किसको क्या दूंगा, खाना नहीं दूंगा, फूड नहीं दूंगा। और ये बोलता है कि आधा टाइम मैं रहूंगा तो मैं भी इसको फूड नहीं दूंगा, और ये भूख की वजह से मर जाता है, तो ये दोनों ही लायबल होंगे। दोनों क्यों लायबल होंगे, क्योंकि इन्होंने पहले डिसाइड कर लिया था, प्लानिंग कर ली थी कि हम दोनों मिलकर उसको मारेंगे। तो प्लानिंग जैसे ही दोनों का माइंड मिला तो ये कॉमन इंटेंशन में चला गया, और दोनों के दोनों लायबल होंगे। अब थर्ड है, उसको ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, देखिए जेलर एक, इसी एग्जाम्पल के साथ समझिए, ये जेलर ए है, ये हम सी क्लोज की बात, सी इलिस्ट्रेशन की बात करें, ये जेलर ए है और ये जेलर बी है। जेलर ए क्या करता है, इस पर्सन को खाना नहीं देता है, फूड नहीं देता है, क्योंकि उसको इसका मर्डर करना होता है, मारना होता है, इसको खाना नहीं देता है। और अब क्या करता है, ये ऑफ ड्यूटी हो जाता है, मतलब ये चला जाता है छोड़कर, उसकी जगह आता है जेलर बी। अब जेलर बी भी इससे नाराज होता है, और ये भी क्या सोचता है कि मैं इसको फूड नहीं दूंगा तो ये मर जाएगा, तो ये भी क्या करता है, उसको फूड नहीं देता है। और बाद में भूख की वजह से ये जो पर्सन होता है, जो कैदी होता है, उसकी डेथ हो जाती है, ये मर जाता है। तो अब बताइए क्या ये लायबल होंगे दोनों आपस में मर्डर के लिए? तो यहाँ पर एक चेंज है, नहीं, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ए पर्सन जो है वो अपना काम करके चला गया, उसकी एक्ट की वजह से ये नहीं मरा। बी पर्सन आया तो वो अपना काम करा, ये दोनों की यहाँ पर कोई मिली भगत, कोई प्लानिंग नहीं हुई थी। और जैसे ही प्लानिंग नहीं हुई, मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि असेंशियल इंग्रेडिएंट है ये, कि उनका प्लानिंग, मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए। यहाँ पे प्लानिंग नहीं हुई तो क्या होगा, ए और बी दोनों ही अलग अलग है, उनकी प्लानिंग आपस में कोई भी प्लानिंग नहीं हुई है, आपस में वो मिले नहीं है। तो इसलिए ए जो है वो सिर्फ अटेम्प्ट के लिए लायबल होगा, और बी जो है वो मर्डर के लिए लायबल होगा। ठीक है। तो इलिस्ट्रेशन आप पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ पर इसको, ये पूरी कहानी आपको दे देंगे और लास्ट में पूछेंगे कि ए किस चीज के लिए गिल्टी है और बी किस चीज के लिए गिल्टी है। तो जो पर्सन ए था, जो जेलर पहले आया था, वो सिर्फ अटेम्प्ट के लिए लायबल होगा। क्यों? क्योंकि बी और ए की कोई बात नहीं हुई थी कि हम दोनों मिलकर जेड को मारेंगे, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो जब उनका प्री मीटिंग ऑफ माइंड नहीं हुआ, जब वो दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है, जब उनके दोनों के एक्ट डिफरेंट है, भले ही उनका जो अल्टीमेट गोल था वो एक ही था, पर यहाँ पर अगर उन दोनों ने आपस में कंबाइन करके प्लानिंग करे नहीं करी है, तो कॉमन इंटेंशन लायबल नहीं होगा। बस जो जेलर ए है वो सिर्फ अटेम्प्ट के लिए लायबल होगा, और बी जो है वो हमारा मर्डर के लिए लायबल होगा, बी यहाँ पे मर्डर के लिए लायबल हो जाएगा। अब देखिए क्लोज नाइन, क्लोज नाइन है वो बात करता है कि बहुत सारे पर्सन है जो इंगेज है किसी कमीशन ऑफ क्रिमिनल एक्ट के लिए, पर वो डिफरेंट ऑफेंसेस के लिए लायबल है, तो वो इस एक्ट में आएंगे, वो सेक्शन 9 के अंदर चले जाएंगे। जो स्टार्टिंग में हमने बात करी थी, जिसमें हमने ये बोला था कि जहाँ पे कॉमन इंटेंशन नहीं है तो वो सारा किस में चला जाएगा, क्लोज 9 के अंदर चला जाएगा। कॉमन इंटेंशन नहीं था, मतलब आपका डिफरेंट तो एक्ट था, तो आप क्लोज 9 में चले जाएंगे। देखिए इसका जो इसका जो एग्जाम्पल है उसको समझिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ए जो है जेड को अटैक करता है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है, ठीक, ये पर्सन जेड है,
ए और बी की आदत पड़ गई है। ये पर्सन जेड है, ठीक है। अब देखिए ए जो है वो अटैक करता है जेड को, और ये जो अटैक कर हो रहा है वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन से हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जो जेड है ओनली बी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो यहाँ पर ए अगर जेड पे हमला कर रहा है तो ये सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए लायबल होगा। क्यों? क्योंकि ये आउट ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन जेड पे हमला कर रहा है। अब बी एक पर्सन है, यहाँ पर बी आया। बी जो पर्सन है उसका इल विल है टुवर्ड्स जेड, मतलब मान लीजिए ये जेड है, ये बी का दुश्मन है, ठीक है। और ये ऐसा कुछ ए को नहीं पता है, बी ए को कुछ भी नहीं पता है ना, ए और बी मिले हुए हैं, पर बी जो है वो दुश्मन है। बी है वो जेड को दुश्मन मानता है। अब इंटेंटिंग टू किल हिम नॉट हैविंग एनी सब्जेक्ट ऑफ प्रोवोकेशन असिस्ट ए इन किलिंग जेड। अब ये क्या कर रहा है, ए को असिस्ट कर रहा है कि तुम उसको मार दो, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी है वो बोथ इंगेज इन कोजिंग डेथ। अब ए और बी है वो दोनों, उनका अल्टीमेट गोल तो क्या है कि जेड को मारना है। पर बी यहाँ पर क्या होगा, बी यहाँ पर मर्डर के लिए गिल्टी होगा, और ए सिर्फ गिल्टी होगा कल्पेबल होमिसाइड के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी कोई प्री मीटिंग, देखिए बेसिक इंटीग्रेंट्स आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ पे भी प्री मीटिंग ऑफ माइंड्स हुआ ना कि वो दोनों मिले हुए हैं, तो वहां पर कॉमन इंटेंशन लग जाएगा। अगर प्री मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है, अगर इन्होंने आपस में प्लानिंग नहीं करी है, तो कॉमन इंटेंशन नहीं लगेगा। यहाँ पर भी जो 9 क्लोज है उस केस में क्या हुआ था कि ए मारना तो चाहता था, पर बी है उसकी भी नफरत थी, पर वो दोनों आपस में कोई मिली मगध प्लानिंग नहीं थी उनकी। अब जो बी जो आता है, वो उसकी जो हेट्रेड थी उसकी वजह से वो ए को असिस्ट करता है, तो वो लायबल होगा मर्डर के लिए। पर ए जो है वो आउट ऑफ ग्रेव एंड प्रोवोकेशन ही हमला कर रहा है, तो वो सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये हमारा पूरा टॉपिक था, बिल्कुल अच्छे से हमने बेसिक है वो क्लियर करी है। आपको बिल्कुल आराम से आप पढ़ेंगे, इसको वापस देखना अगर समझ में नहीं आए तो सारी चीज़ें वो इसमें बताई गई है। कॉमन इंटेंशन का मतलब आपको इतना ही ध्यान रखना है कि प्री मीटिंग ऑफ माइंड होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। फिर इंपॉर्टेंट केस लो हमने देखे, वरेंद्र कुमार घोष का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर का केस, जहाँ ये बोला गया कि कॉमन इंटेंशन सिमिलर इंटेंशन एक नहीं होते। उसके बाद में हमने बोला कि ऑन द स्पॉट भी जो कॉमन इंटेंशन है फॉर्म हो सकता है, वो ऋषिदेव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में बोला। फिर क्लोज 5 जो है सेक्शन 34 आईपीसी का बिल्कुल सेम है। 30 जो क्लोज 6 है वो 35 है। फिर 35 के बाद में 36, ये 36 है, ये 34 है, ये 35 है, ये 37 है, और ये 38 है। 9 वाला क्लोज 38 है। बस बिल्कुल सेम है, बाकी और कोई चेंज नहीं है, बस ये सेक्शन नंबर चेंज है। ये आईपीसी के सेक्शन है और ये बीएनएस के सेक्शन है। उसके बाद में 5 क्लोज में हमने देखा कि बहुत सारे लोग अगर कोई कॉमन इंटेंशन के साथ काम कर रहे हैं तो वो क्या होंगे, लायबल होंगे, जैसे कि एक जने ने वो काम किया। इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन पहले इंक्लूडेड नहीं था, 1970 के अमेंडमेंट से इंक्लूड होगा, ये ध्यान रखना है। 6 क्लोज में हमने ये देखा कि नॉलेज और इंटेंशन होना चाहिए, तो आप ऐसे ही लायबल होंगे जैसे आपने एक ने वो काम किया है। फिर उसके बाद में हमने देखा कि पार्टली एक्ट हो पार्टली ओमिशन हो, आप वैसे ही लायबल होंगे क्लोज 7 के अंदर। इलिस्ट्रेशन हमने देखा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि अगर जेड है वो पार्टली तो उसको मार रहा है, पार्टली उसको फूड नहीं दे रहा, अल्टीमेट उसकी मर्डर हो रही है, वो मर रहा है, तो फिर वो लायबल होगा। 8 क्लोज है, उसके अंदर हमने सेवरल एक्ट में यहाँ पे कॉर्पोरेशन देखा है, मतलब दो लोग आपस में मिलकर वो जो काम करे, जिसके हमने पहले तो देखा कि वो ए और बी मिलकर जेड को मारना चाहते थे। फिर हमने ए और बी दो जेलर देखे जो मिलकर जेड को आधे ड्यूटी के टाइम आधा खाना नहीं दे रहे, आधे मार रहे हैं, तो दोनों लायबल होंगे। फिर तीसरे क्लोज में हमने देखा कि एक जेलर तो जो है वो खाना दे रहा है, फिर उसको वो हट जाता है और उसकी जगह दूसरा आता है, पर उन दोनों के आपस में कोई मिली भगत नहीं रहती, इसलिए वो दोनों ही यहाँ पर अलग अलग ऑफेंस के लिए लायबल हुए। उसके बाद में क्लोज 9 हमने देखा, जहां पर हम डिफरेंट ऑफेंसेस के लिए, मतलब ये जो क्लोज है ये ऐसे है कि अगर कहाँ पर, अगर ये जो सारे केसेस है इनमें कॉमन इंटेंशन नहीं लग रहा, तो वहां पे क्लोज 9 है वो लग जाएगा, मतलब कि ऑफेंस जो है वो लग जाएगा 38 का। जिसमें हमने ये देखा कि एक जना है वो ग्रेवन प्रोवोकेशन की वजह से हमला करता है, पर बी आता है वो उसको असिस्ट करता है, क्योंकि उसका भी हेट्रेट होता है, तो वो दोनों अलग अलग ऑफेंसेस के लिए लायबल होंगे। तो ये पूरा का पूरा हमारा कॉमन इंटेंशन का बेसिक था। अब इसी के सिमिलर पता है एक और टॉपिक आता है जो कि आता है कॉमन ऑब्जेक्ट, वो जो है सेक्शन 190 है, जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।